अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज है इकबाल डे, 9 नवंबर है और आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज उनका यौम पैदाइश है। और ये वही इकबाल हैं जिन्होंने नौजवानों को शाहीन करार देकर उन्हें दरसे खुदी पढ़ाया। वही इकबाल जो कभी अलीगढ़ के तलबा के नाम और कभी अब्दुल कादिर के नाम मंजूम कलाम रख कर बरे सगीर के नौजवानों को बेदार करते रहे। जावेद के नाम में दयार इश्क में अपना मकाम पैदा करने का मशवरा भी अल्लामा इकबाल ही ने दिया। लेकिन आज अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर 56% अगर मुल्कों के अपने मुल्क के नौजवानों का मुशाहिदा किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क के नौजवान एक कौम को देखते हैं जो कौम से ज़्यादा मुनक़सिम हजूम दिखाई देती है, जिसके नौजवानों के हाथों में इल्म का जाम बिल्कुल खाली है, जिन्हें किताबें शायद बोझ दिखाई देती हैं। इकबाल को जिन नौजवानों से सितारों पर कमंड डालने की तवक्को थी, आज वही नौजवान एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए माशरे को तकसीम करने में मगन हैं। बहरहाल एक लम्हे को सोचें कि ऐन इस वक्त जब आप 7 बरस के बाद यौम इकबाल की छुट्टी मिलने पर शादियाने बजा रहे हैं, क्या ये छुट्टी हमें यौम इकबाल की वजह से मिली है? क्या ये छुट्टी की वजह हमारी सियासी तकसीम नहीं है? बहरहाल छुट्टी तो नाजरीन आपको आज मिल चुकी है, तो कोशिश कीजिएगा कि आज जो इकबाल कुलियात इकबाल है वो भी ज़रा पढ़ने का, उसका भी ज़रा थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, मुतालिया कीजिएगा उस बारे में। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरी। शाहीन झपटेंगे या कीवीज राज करेंगी ग्रीन शर्ट्स की किस्मत और कौम की उम्मीदें, इम्तिहान सिर्फ चंद घंटों बाद। सड़कों पर गर्मा गर्मी, ईवानों में गवर्नर राज की गूंज, क्या विफाक आखिरी इख्तियार इस्तेमाल करने जा रहा है? अरशद शरीफ कत्ल केस, वजीर दाखिला के बयान ने नए सवालात खड़े कर दिए। वजीर आजम का भी अदलिया के नाम खुसूसी खत, क्या शहीद सहाफी को इंसाफ मिलेगा? भारत में मजहबी इंतहा पसंदी, क्या असातिज़ा शिद्दत पसंदी को कम करने में मुआवन हो सकते हैं? क़यामत में मुल्क दुश्मनों का, तालीम दुश्मनों का खतरनाक इक़दाम, मासूम बच्चियों का नया स्कूल जलकर खाकस्तर। स्कूल जला दोगे, ख्वाब कैसे छीनोगे, लड़कियां भी पुरअज़्म। ये तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और प्रोग्राम का आगाज हम बात आज ना करें ग्रीन शर्ट्स की, पाकिस्तान के सेमीफाइनल पहुंचने की। पाकिस्तान का मुकाबला आज होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ। तो जनाब बहुत दुआएं की गई पाकिस्तान की जानिब से और एक टाइम आया था कि जब लग गया था कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक या फाइनल तक जो रसाई है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन बिल आखिर थैंक्स टू नीदरलैंड्स जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा और आज बहुत उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। इससे पहले हमने दौरा न्यूजीलैंड भी देखा पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने उन्हीं के होम ग्राउंड्स पर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की पोजीशन बहरहाल अगर आज के मैच के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अब बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और जो वो प्रेशर गेम जो नर्व्स की गेम है उस पर भी हमारी जो अभी खिलाड़ी हैं वो काबू रख चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आज जो पाकिस्तान है उसको नफसियाती जीत पहले से ही है और अच्छा प्ले करेंगे। ग्राउंड कंडीशंस की अगर बात की जाए तो वेदर भी ठीक है, सिडनी में ये मैच खेला जाएगा और मेरे ख्याल से कि बड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। आज के मैच के हवाले से छुट्टी भी है तो काफ़ी लोग एहतमाम भी कर रहे हैं और जनाब बाबर आजम के हवाले से बड़ी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। ट्विटर पर बहुत सारे मैसेजेस में पढ़ रही थी, ट्वीट्स देख रही थी ऑन सोशल मीडिया और ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम जो कि हमें पहले मैचेस में चलते हुए नहीं दिखाई दिए, थोड़े से नाकाम दिखाई दिए या फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, लग रहा है कि बाबर आजम आज कुछ कर पाएंगे। बाबर और रिजवान की जोड़ी, बहरहाल हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी हमने गुज़श्ता मैचेस में देखा कि वो हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, वो चला। हारिस की बात की जाए, खासकर अगर हम अपने जो बॉलर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की लास्ट मैच में जो परफॉर्मेंस थी आउट क्लास थी। तो आज की जो पिच है, आज का जो ग्राउंड कंडीशंस हैं, मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जोन
सी टीम पहले बैटिंग करेगी तो मार्जिन है कि 170 टू 80 तक स्कोर को ले जाया जा सकता है, विच इज़ अ गुड नंबर। 180 अगर क्रॉस होता है तो ये एक अच्छा टारगेट है। बहरहाल गुड लक अपनी हम टीम को जो है वो कहते हैं कि अच्छे से परफॉर्म करें, बेस्ट विशेस उनको कहते हैं। सो नाज़रीन, जो आज के मैच की चर्चा है वो शायकीन क्रिकेट तो उतावले हो ही रहे हैं और वो एक्साइटेड तो हैं ही आज के मैच के हवाले से। लेकिन जनाब, दिलचस्प लम्हा आपके साथ शेयर करें कि जब इस मैच के चर्चे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। जी हाँ, और नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की जब दरखास्त हुई और उस वक्त अदालत ने समाअत कल मुलतवी करने के जब बारे में बोला तो हुकूमती वकील मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कल 1 बजे केस की समाअत ना रखें क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट का सेमीफाइनल हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था, क्योंकि ना सेमीफाइनल की वजह से कल केस की समाअत ना रखी। उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए। तो उसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील ख्वाजा हारिस साहब थे, उन्होंने कहा कि केस पहले ही इल्तवा का शिकार है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क सामने आए, उन्होंने भी दिलचस्पी का इजहार किया और कहा ख्वाजा हारिस, कल का दिन आप छोड़ दें, आप भी क्रिकेट के शदाई हैं, क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट लवर है, वरना हम तो मैच देखेंगे और आप दलाइल ही देते रहेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जनाब कल के मैच में होती रही। अच्छा जनाब, पारा भी हाई है। एक जानिब जो क्रिकेट का खेल है वहां पर एक्साइटमेंट है, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान में सियासत का मैदान है वहां पर भी गर्मा गर्मी और हलचल है। अच्छा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सहाफी अली मुमताज साहब भी मौजूद हैं। जरा मैच पर, खेल के मैदान पर उस हवाले से भी इनसे तबसरा लूंगी, फिर सियासी खेल का भी रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अली, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली, सिर्फ सियासी खेल पर ही तबसरे जारी है या पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गई है वो भी आप फॉलो कुछ कर रहे हैं? क्रिकेट तो हमारे मुल्क में कौमी खेल तो खैर हॉकी है, लेकिन क्रिकेट हमारे लिए कौमी खेल क्या, मतलब तमाम अगर मुल्क में कोई भी खेल खेला जाता है, चाहे वो सियासी खेल खेला जाता है, उससे भी बढ़कर है और वो फिर ओवर पावर करता है बाकी तमाम मामलात को। तो क्रिकेट तो अगर मैच हो रहा हो और आप ना भी देखना चाह रहे हो, और जिस तरह मुझसे अगर पूछा जाए तो पिछले साल 2021 का जो सेमीफाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे T20 वर्ल्ड कप का यूएई में, तो वो उस मैच के बाद मैं इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि इस दफा मैं ये सोच रहा हूँ कि बस मैं जरा वक्फे से चेक कर लूंगा कि स्कोर क्या है और बाद में फिर जब हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे तो तसल्ली से हाइलाइट्स देख लूंगा। वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उस बात की टेंशन लेकर और सर पर उसको सवार कर लिया जाए, फिर घबराहट बढ़ना शुरू हो जाए कि पता नहीं न जाने क्या होगा। मैदान में तो हम वाकई ना थोड़ा सा वो हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अली से मैं पूछूंगी प्रोग्राम में जाने से पहले कि जब सियासत का खेल जारी होता है तो वो कौन सा लम्हा होता है जब सहाफी दिल बर्दाश्ता हो जाता है? बहरहाल ये तो हमने थोड़ी सी लाइटर गुफ्तगू की, अब जरा मुल्की हालात की बात कर लेते हैं। खान साहब का लॉन्ग मार्च जो इंसिडेंट हुआ, सानिया वजीराबाद हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जो लॉन्ग मार्च है वो तातुल का शिकार रहा। डेट्स में, तारीखों में काफी तब्दीली हमने देखी। खान साहब ने कहा कि वो इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ऐसे में इस पूरी सूरत हाल में देख रहे हैं कि जो आम आवाम है या जो लोग हैं, जो कारोबार तबका है, जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, ये हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली जब भी लॉन्ग मार्चेस होते हैं या धरने होते हैं तो जो आम इंसान है वो हमें उसमें थोड़ा सा पिसता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा ही हो रहा है शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में जो इस वक्त सिचुएशन है, आम आदमी जो कारोबारी लोग हैं, अफराद है, तबका है, वो काफी मुतासिर दिखाई दे रहा है। सिचुएशन बहुत ही इस वक्त सेंसिटिव, संजीदा दिखाई दे रही है। गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स, जबकि इस्लामाबाद में नीम फौजी दस्ते तैनात किए जा रहे हैं। गवर्नर राज की चहमगोइयां हो रही हैं, बातें हो रही हैं। अच्छा, इस हवाले से ये भी हम आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने मुजाहिरीन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। पूरी सिचुएशन में जो हम अक्सर वीडियोस या फुटेजेस हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमें रिसीव भी हो रही हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब इस बार क्या कह रहे हैं, जरा पहले वो देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस की हिफाजत में फितना फसाद मार्च हो रहा है। मुट्ठी भर लोग वैगन में या किसी गाड़ी में आते हैं, टायर्स को जो है वो आग लगाते हैं, ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरा करें। इस बात को सीरियसली ना जाना तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस। अली मुमताज हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद है। साथ ही हमने देखा कि कल वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी खत एक लिखा चीफ जस्टिस साहब को और कुछ उन्होंने सवालात उठाए, उन पर हम आएंगे। लेकिन कल आपकी भी मुलाकात खान साहब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। तो क्या प्लानिंग हो रही है, क्या इनसाइड स्टोरी है? अली कुछ शेयर करें हमारे साथ। खान साहब के साथ जो हमारी कल मुलाकात हुई
और भी मुलाकातें खान साहब की मुख्तलिफ लोगों से हो रही है जिनका ताल्लुक किसी मजहबी जमात से, उनसे भी मुलाकात हो रही है। कल चौधरी एतजाज़ एहसन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और जब हमारी उनसे मुलाकात जारी थी दूसरी वक्त चौधरी एतजाज़ एहसन साहब भी आ गए। वो हैं भी उनके पड़ोसी और खान साहब के हवाले से हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं और उन हक में उनकी बात करते हैं। तो खान साहब की मौजूदगी में फिर वहाँ पर बात हुई और जो FIR दर्ज हुई है, एक तो ये कि उसको चैलेंज करने का फैसला किया गया है, कबूल नहीं है। उन्होंने कहा जी काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, क्या ये सवाल पैदा होता है कि FIR चैलेंज हो सकती है या FIR एक हो गई है एक जुर्म को लेकर, उसके ऊपर एक और FIR हो सकती है। तो उसमें फिर हवाला ये दिया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जब शहादत हुई थी तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। तो इमरान खान साहब तो अभी भी, मैंने अगर आप मुझसे पूछें कि मैं जब अंदर कमरे में दाखिल हुआ और उनसे गुफ्तगू का आगाज हुआ और जब ये हमला हुआ तो उससे एक दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था कंटेनर पे, ठीक, तो वो जो तब के एक्सप्रेशंस, जो कॉन्फिडेंस मुझे नजर आया इमरान खान साहब के, दिया कल थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा कि ये कंटिन्यूएशन चल रही है और जो हुआ जुमेरात को, यानी कि मैंने वेंसडे को इंटरव्यू किया था, जो थर्सडे को हुआ वो हुआ ही यानी कि वो जो खान साहब कहते रहे थे कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, हाँ, वो और आपको उसी फॉर्म में और दिखाई दी है। देखें, एक चीज है कि किसी को ना एक बात का डर होता है, खौफ होता है। गो कि खान साहब पहले भी कहते रहे, मैंने खान साहब से कहा वेंसडे को, जुमेरात को अटैक हुआ उससे पहले एक दिन पहले मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपको नहीं लगता कि आप आग से खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं और अगर मौत आए तो वैसे कि जैसा कि अरशद शरीफ की आई है। तो खान साहब उस वक्त भी यही एक एटीट्यूड लेके चल रहे थे और उनसे कल ये कहा गया कि आपने बुलेट प्रूफ वेस्ट क्यों नहीं पहनी या पहनते क्यों नहीं है। तो उस पर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि जिस तरह से ना, हाँ ठीक है पर मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया मामले को ना। थ्रेट्स उन्होंने कहा मुझे थी कि गुजरात में या वजीराबाद में मुझ पर हमला होगा, लेकिन उन्होंने कहा मैंने उन थ्रेट्स को सीरियसली नहीं लिया। सारे सवालात जो 5-6 सवालात हैं, यही PM साहब ने आगे कि ये इन सवालात के जवाब चाहिए, तो सीरियसली लेना तो संजीदगी से बहरहाल चाहिए। अच्छा खान साहब, अब बिल्कुल FIR काबिल कबूल नहीं, आप वही बात कर रहे हैं, ये मामला इतना आपको सादा लग रहा है? खान साहब ने तो बड़ी सादगी से बात कह दी कि जिन मुल्जिमान के नाम है अगर वो बेकसूर हैं तो वो बाद में खारिज हो जाएगा नाम, इसमें कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है। लेकिन दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि इसको एक बड़ा इशू ये बन रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस तरह से देखता हूं कि पुलिस हाई प्रोफाइल केसेस में, ये तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस है और दूसरी तरफ जो नाम बताए जा रहे हैं उसमें एक करंट इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो बड़े बड़े नाम हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। अगर आप हमारी पुलिस के हालात देख लें तो एक सरकारी अफसर भी हो ना, कोई 19वें 20वें ग्रेड का, और उसको भी अगर आप नॉमिनेट करना चाह रहे हो तो पुलिस वहां पर उनके पैर नहीं जमते, वो घबराना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं जी हम अफसरों से पूछ लें। तो हम पुलिस को भी इसके लिए, जो निचले लेवल पे पुलिस है, हम उसको भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एंड खान साहब ने कल एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अच्छा। अब ये कानूनी पहलू है कि जिस तरह उनसे पूछा गया कि जी आपके पास एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसी ऑडियो है कि जिसपे ऊपर आप बेस करके इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो बड़ा मैटर करती है। और खान साहब का जो अभी भी अप्रोच है उनकी यही है कि जिस तरह ना लोग ये सवाल उठा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने, PML ने उठाया कि जी कितनी गोलियां लगी और कितनी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा हमें लगी, उन्होंने कहा कि जी वो लेफ्ट टांग पर उनके, उन्होंने कहा कि वो उनको उसके जरे लगे, राइट पर उन्होंने कहा कि जी 3 बुलेट्स, कल इमरान खान साहब ने दोबारा फिर दोहराया कि 3 बुलेट्स, एक यहां करके उनका वो सारा बैंडेज हुआ हुआ था, एक उसके बाद यहां पर घुटने के नीचे हुआ हुआ था दाएं टांग पे। तो खान साहब ने कहा कि ये आपके सामने, और फिर खान साहब ऐसे नहीं कि हम अगर वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे सामने, अगर ऑन कैमरा कर रहे हैं बात तो एक तासुर दें कि मैं अभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम हूं। खान साहब का ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों तरफ यही राय है कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था और जो हमला असल करने वाला था वो कोई और था, जिसने गोलियां चलाई नीचे से वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा कोई और भी था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि गोलियां इतनी ज्यादा लगी हैं। और कल इस मुलाकात के बाद मैं फिर गिरफ्तारी तो सिर्फ अभी तक नवीद की सामने आई है। अहमद चट्टा साहब से मेरी मुलाकात हुई जो वहां पर MNA के कैंडिडेट थे 2018 में PTI के, और वो खान साहब के लेफ्ट पर थे, वो भी जख्मी हुए। उन्होंने भी कल जब मेरी उनसे घर पे मुलाकात हुई खान साहब से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा जी मुझे भी 3 गोलियां लगी हैं। अच्छा। और वो 3 गोलियां उन्होंने कहा एक तो एक थाई से गुजरी आर पार होकर दूसरी थाई में चली गई, और उन्होंने फिर मुझे वो तस्वीर भी दिखाई कि जब मेरी ये बुलेट निकाली गई तो ये देखें कि बुलेट क्या है, कि जिसने फायर किया था उसकी 9 mm के वो पिस्टल था। उन्होंने कहा ये 30 बोर की है, जो बुलेट मेरे में से निकली है ये 30 बोर की ये गोली है ये।
यानी कि अली ये बातें बिल्कुल बजा, सब अपनी जगह, एंड बेस्ट विशेस हैं हमारे इन रहनुमाओं के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, और बड़ी तादाद में खान साहब के सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके लीडर है खान साहब, तो गेट वेल सून और जल्दी जल्दी उनकी रिकवरी हो। अब मगर ये जो एक अनारकी की सिचुएशन हम एक ओवरऑल अभी इस वक्त देख रहे हैं, लोग भी बहुत जज्बाती हैं, फिर फवाद चौधरी का स्टेटमेंट भी पीछे सामने आया था, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि तसादुम की सूरत हाल बढ़ सकती है? गवर्नर राज की बातें हो रही है, सिचुएशन बहुत ही जो इस वक्त पाकिस्तान की है, आई डोंट थिंक सो कि हमने माजी करीब में कोई इस तरह के हालात देखे हों या विटनेस किए हों। देखिए 2007 का पाकिस्तान और था, ये पाकिस्तान और है। ये पाकिस्तान और इस वजह से है कि अब सोशल मीडिया है। अगर आप सोशल मीडिया को आर्जी तौर पर बंद भी कर देते हैं तो अब कब तक उसको बंद रखेंगे, कब तक आप लोगों को चुप करके रखेंगे? लोग अब बात करना जानते हैं। जिस तरह अभी आपने एक साउंड बाइट चलाया कि एहतजाज हो रहा था और सड़कें बंद थी, तो वहां पर लोग अपनी नाराजगी और अपनी तकलीफ का इजहार करें। खातून वहां पर जाकर ओपनली कह रही हैं उनसे, प्रोटेस्टर से, कि जी आपकी वजह से परेशानी हो रही है, एक ऐसा मुल्क है। वो इसलिए कि ये आईनी हकूक की जंग है। जो एहतजाज करने वाले हैं उनका आईनी हक है एहतजाज करना, और जो एहतजाज की मुखालफत कर रहे हैं, जिन लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, उनका भी आईनी हक है, उनका भी आईनी हक है, लेकिन उनकी आम जिंदगी मुतासिर है। अच्छा अली, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा की, आपको लगता है कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेटिस्फाई होगी या अदालती कमीशन इनके लिए काबिल कबूल होगा? देखें, वो तब तक काबिल कबूल नहीं हो सकता कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लोग उसमें शामिल ना हों। आई बिलीव ये आजम स्वाति साहब की जो एक कमेटी बनाई गई है सेनेट की, चेयरमैन सेनेट की तरफ से, और उसमें जितने भी लोग हैं उसमें सिर्फ एक पीटीआई का बंदा है, बाकी सब पीपल्स पार्टी और दीगर और जमातें पीएमएलएन के लोग हैं। तो तभी काबिल कबूल होगा कि जब वो जो फॉर्मेशन है ऑफ द कमीशन, उसमें जो लोग शामिल हैं उनमें किसी नाम पर खान साहब को एतराज ना हो। लेकिन इसका प्रोब होना बहुत जरूरी है, हकाइक का सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इल्जामात बहुत बड़े लगाए गए हैं, और इसमें पीएमएलएन की इन्वॉल्वमेंट क्या है उसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल सतह पे एक एहसन नामी लड़का गिरफ्तार हुआ है और उसने इस वाकये से तकरीबन 24 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे लिखा था कि मेरे पास बड़ी खबर है, कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक। और ये लड़का जो एहसन है, ये पीएमएलएन के कोदेदार हैं, वहां के मकामी, उनका भाई भी है, और जो हमलावर है उसके पड़ोसी भी हैं। तो यानी कि इन मामलात को इतने सादा मामलात नहीं है, इनको इंटेरोगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि उनका सोर्स क्या था, उनके पास कहां से खबर आई थी। अच्छा अली, इलेक्शन आप अपने वक्त से पहले इंतखाबात होते हुए आप देख रहे हैं, प्रेशर में तो इस वक्त ऑब्वियसली हमें ऐसा मालूम है, लग रहा है, बात हो रही है कि जो विफाक है, जो इदारे हैं, वो इन प्रेशर हैं, इंतखाबात होंगे वक्त से पहले। देखिए ये बिल्कुल ना पेंडुलम की तरह है कि कभी स्विंग करते हुए सिचुएशन इधर जाती है और कभी स्विंग करते हुए इधर जाती है, ना उधर ठहरती है ना इधर ठहरती है। अब हो ये रहा है कि पहले ये था कि फरवरी मार्च में हद अप्रैल तक इंतखाबात हो जाएंगे, जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था खान साहब की तरफ से कि जी मैं एहतजाज की कॉल दूंगा, लॉन्ग मार्च होगा वगैरह वगैरह। अब हालात में जो बिगाड़, जो ताल्लुकात में बिगाड़ आया है, और जिस नहज पर अब इमरान खान साहब आकर खड़े हैं, और दूसरी तरफ से भी जिस लेवल पर आकर बात पहुंची है, हो सकता है ये मामला बहुत लंबा चला जाए। तो और जिस तरह अभी आपने भी कहा कि तसादुम, सड़कों पर इंतशार, मारधाड़, गवर्नर राज, देखें ये मुल्क की सालमियत के लिए तो चीजें अच्छी नहीं। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता था, और बड़ा ये मिसकैलकुलेटेड मामला रहा सारा। तो अब आगे आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूं कि अगर ये चीजें ताल्लुकात बैठकर मुज़ाकरात की बात ना हुई और कुछ अक्लमंदी से काम लेते हुए, और वो कॉम्प्रोमाइजेस दोनों साइड्स को करने पड़ेंगे, यानी कि पीएमएलएन, पीडीएम और पीटीआई को भी अगर नहीं करेंगे तो बात फिर बहुत लंबी भी जा सकती है, और अगर कर लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में मार्च या हद अप्रैल तक इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है। अच्छा अली, एक और दूसरा मामला वज़ीर आज़म की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के पूरे मामले पर और उस पर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी खत लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बदियाल साहब को। तो ये जो मामला है, इसमें आप मजीद अब ये जो खत लिखा गया, आप क्या इसमें अब फर्दर देख रहे हैं? देखें बहुत सारे सवाल इसके अंदर भी अगेन 5-6 सवालात उठाए गए हैं। इसमें बहुत से सवालात हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बयान दिया, एक और प्रोग्राम में उन्होंने अपेयर हुए एज ए गेस्ट। उन्होंने कहा कि जी जो जिसको ये मिस्टेकन आइडेंटिटी कह रहे थे शुरू में केनियन पुलिस, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। तो इसमें सवालात बहुत से हैं। दूसरा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उस पर भी वालदा की तरफ से, अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से कहा गया कि जी वो रिपोर्ट भी अभी तक हमें नहीं दी गई है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि एक रिपोर्ट है जो कि
दी जानी चाहिए, और उसको ना देना और उसको डिले करना भी बहुत से सवालात उठाता है कि शायद उसको जो है कुछ फैक्ट्स को रद्दोबदल करने की कोशिश की जा रही है, और जो वहां पे केनिया में पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट को आपस में जोड़ के कुछ मिलता जुलता बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जितनी जल्दी फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं उनको सामने ला के रखा जाए वो उतना ही बेहतर है, वरना दिन ब दिन क्या होगा कि देखिए हमारे मुल्क में कंस्पिरेसीज ही कंस्पिरेसीज चल रही होती हैं और मुख्तलिफ तरह की कहानियां गढ़ के पेश कर दी जाती हैं, केसेस दब जाते हैं, जैसे कि हमने माजी में भी देखा है हाई प्रोफाइल केसेस जब उस तरह के वाकयात होते हैं तो वो दब जाते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, शफाफियत आप देख रहे हैं इस मामले में हो पाएगी, हकायक सामने आ पाएंगे? देखिए, हकायक का सामने आना और फिर हकायक का मानना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हकायक सामने आ जाएंगे, अब हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से होता ही है कि अगर मेरी मर्जी के हकायक सामने नहीं आए या मेरी मर्जी की बात नहीं आई तो वो हकायक भी गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और जो कहीं भी बात है वो भी झूठी है। तो अब लोगों के जहन ऐसे वो बन चुके हुए हैं कि जब तक मेरी मर्जी की बात मुझे सुनने को मिलेगी तो वो ठीक है, नहीं सुनने को मिलेगी तो ठीक नहीं है। तो हकायक अगर सामने आ जाते हैं और हकायक में ये कह दिया जाता है कि जी गवर्नमेंट का या हमारे किसी और इदारे का कोई इस मामले से ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक और ये बेबुनियाद इल्जामात हैं, तो फिर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है और जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान भी मौजूद हैं, वो उस बात को तस्लीम ही नहीं करेंगे। और अगर मेरे जैसा बंदा भी या आप भी सोशल मीडिया पे ये कह देती हैं और मैं कह देता हूं कि जी हकायक जो सामने लाए गए हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, फैक्चुअली करेक्ट हैं, तो आपको और मुझे कहा जाएगा कि जी ये झूठे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो लोगों में जो बर्दाश्त है वो नहीं है, लोगों में सही और गलत की जो पहचान है वो अब मतलब जो हकायक पर बेस्ड होती है वो नहीं है, उनकी अपनी ही खुद साख्ता किस्म की सारी चीजें चल रही होती हैं और बन रही होती हैं। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है ना। बिलीव के जो भी हकायक सामने आएंगे वो फैक्ट्स कम से कम फिर एक हिस्सा मानेगा और एक हिस्सा नहीं मानेगा। अली, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन नियो पाकिस्तान। और इसके साथ ही प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज नाजरीन नियो पाकिस्तान की मेहमान हैं, बहुत ही खास, क्योंकि मेहमान आई हैं सरहद पार से, चंडीगढ़ से तशरीफ लेकर आई हैं हमारी आज की मेहमान। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात है, मुसन्निफ है, इंसानी हकूक की कारकुन रंजीत पवार हमारे साथ आज नियो पाकिस्तान में। और इन्होंने अपने करियर का आगाज पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में बतौर लेक्चरर किया, लेकिन बाद में पंजाब सिविल सर्विसेज में भी शमूलियत अख्तियार की। और इनका शौक है तालीम, तहरीर और दीगर तख्लीकी काम। पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब के दौरे पर आई हैं, पाकिस्तान का, पंजाब का जो दिल है लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। तो इनका ये ट्रिप कैसा रहा, कितना हैपनिंग रहा, कितनी प्यार मोहब्बत इनको मिली यहाँ के लोगों से, तो ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आया नू, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू शो। कैसी हैं आप? मैं बहुत बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल साड़ी। मैं इनको ऑफर भी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और ऑनर भी मेरे ख्याल से तारीफ बनती है, इतना अच्छे से कैरी किया हुआ है। तो यू लुक ग्रेट, यू लुक ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया। तो कितने दिन अभी आपको हुए इस ट्रिप पे पाकिस्तान में, कब से आप हैं? हम 31 को आए थे पिछले महीने की और 3-4 दिन के लिए और हैं यहाँ। अच्छा, इससे पहले आप इस्लामाबाद रही? हम जी पहले गुजरांवाला गए और गुजरांवाला के आसपास की जो ऐतिहासिक जगह थी, हिस्टोरिक जगह थी, वो विजिट किए। और उसके खाने बड़े मशहूर हैं गुजरांवाला के, आई एम श्योर आपको बताया होगा जब आपने विजिट किया होगा। वहाँ के जो नाश्ते हैं, जो खाने हैं, वो बड़े फेमस हैं। आपको पता है लोग लाहौर से खास ट्रेवल करके, क्योंकि जो पंजाबी हैं, आई एम श्योर इंडिया में भी पंजाबी हमने देखी हुई है, बहुत सारी पंजाबी इंडियन मूवीज देखी हुई हैं, तो वो भी खाबों के, खानों के बड़े शौकीन होते हैं। तो सेम यहीं पर जो हम पंजाब में रहने वाले हैं ना, उनके भी जहन में ना काम के साथ साथ खाने का ख्याल चल रहा होता है। तो स्पेशली लोग गुजरांवाला या फैसलाबाद ट्रेवल करते हैं 2-3 घंटे, कैन यू इमेजिन, के ड्राइव करके जाते हैं महज नाश्ता करने के लिए। सो आपने कुछ एंजॉय किया वहाँ पे खाना, या यू आर नॉट अ फूड लवर? आई थिंक आई मिस्ड इट। आई एम नॉट मच ऑफ अ फूड लवर, पर मेरा जो सबसे ज़्यादा रुझान था और मेरा इंटरेस्ट था यहाँ आने में, वो लोगों से और दोस्तों से मिलने का था और एक कल्चर को ऑब्जर्व करने का था
और हिस्टोरिक जगह जो है वहाँ जाने का था। कितना तवील आपको इंतजार करना पड़ा पाकिस्तान आने के लिए? लास्ट टाइम आप कब आई थी? 16 साल का अरसा गुजर गया मुझे इंतज़ार करते हुए। मैं 16 साल पहले क्रिकेट मैच के लिए यहाँ आई थी और बहुत छोटा सा वीज़ा था, 3 दिन का, सिर्फ लाहौर का। सो इस बार तो बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे बहुत जेनरसली 1 महीने का वीज़ा मिला। तो इसी वजह से वो 16 साल के इंतज़ार के बाद आकर मैं यहाँ अपने दोस्तों को मिल पाई। आपकी फैमिली भी यहाँ पे, कोई रूट्स, आपका कोई कनेक्शन फैमिली का भी यहाँ पर है या सिर्फ दोस्त, उनकी मोहब्बत आपको यहाँ तक खींच लाए? मुझे लगता है कि दोस्तों की मोहब्बत फैमिली से कम नहीं होती। ट्रू। और उस कशिश ने मुझे यहाँ खींच के लाया और यहाँ आके मुझे वाकई ऐसे लगा कि ये सब मेरी एक लार्जर फैमिली का हिस्सा है। कैसा लगा, कैसे उन्होंने आपको वेलकम किया? आई एम श्योर जो मोहब्बत, जो जज्बात आप सरहद पार अपने दोस्तों के लिए रखती हैं, आई एम श्योर उन्होंने भी उतना ही आपको वार्म वेलकम किया होगा, उनको भी उतना ही शिद्दत से इंतजार रहा होगा आपसे मुलाकात का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा खुलूस और मोहब्बत हमें मिली और वो दिन गिन रहे थे हमारे यहाँ पहुँचने के। तो फ्रेंड्स हमारे वाघा से हमने क्रॉस किया, वहाँ आए हुए थे हमें रिसीव करने के लिए। फिर वहाँ से हम गुजरांवाला ठहरे कुछ देर और उसके बाद इस्लामाबाद आए और हर जगह इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला। और मैं यहाँ पे कहना भी चाहूँगी, हमारी हालांकि गुफ्तगू बहुत ही, इट्स अ वेरी नॉन पॉलिटिकल सेगमेंट एंड गुफ्तगू, बट स्टिल जो प्यार है सरहद पार लोगों के दिल में पाकिस्तानियों के लिए और सेम यहाँ के लोगों के लिए भी, कि जो यहाँ के लोग मोहब्बत रखते हैं उनके लिए, दो की एक थोड़ी सी खलिश और एक थोड़ा सा एक वो सियासी पहलू है उसमें, लेकिन जो लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। हम चाहे टीवी इंडस्ट्री की बात करें, मूवीज इंडस्ट्री की, स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे पाकिस्तान बहुत पसंद करते हैं वहाँ के सुपरस्टार्स को, इसी तरह क्रिकेट की अगर बात की जाए, विराट कोहली के बहुत फैंस हैं यहाँ पे। तो ये एक चीज है जो दोनों को जोड़े रखती है, या एक मीडियम है कि लोग कनेक्टेड हैं आपस में। देखिए, जो हजारों साल की सांझ थी हमारी, कल्चरल सांझ, हिस्टोरिकल सांझ, और इकट्ठे हमने जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे उनका सामना किया, तो 75 साल तो बहुत छोटा सा अरसा है। वो इतनी लंबी जो टुगेदरनेस है उसको कैसे अलग कर सकता है? क्या प्लान्स हैं अभी आपके? 3-4 दिन रह गए हैं? हाँ जी, 3-4 दिन रह गए हैं। हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं चाहती हूँ वो है म्यूजियम्स को विजिट करना। और फ़कीरनामा म्यूजियम भी, नेशनल म्यूजियम भी, और जो हिस्टोरिकल जगह है लाहौर में वो वहाँ जाना। और आपकी फूड स्ट्रीट के बारे में बहुत कुछ सुना है, जरूर जाइएगा, वहाँ भी जरूर जाना है। रंजीत साहब, हमें ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, जाने से पहले एक पैगाम, एक मैसेज दिल वालों के लिए मैं कहूँगी अगर आप शेयर करें दें। मैं तो यही मैसेज शेयर करूँगी कि जो पॉलिटिक्स की स्ट्रीम है उसे अपने रास्ते चलने दें, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है और इंटरचेंज है वो हम कायम रखें। ठीक, थैंक यू सो मच रंजीत साहब। टाइम बहुत कम था, वरना बहुत सारी गुफ्तगू और बातें आपसे करने को जी भी चाह रहा था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई, और हैव अ ग्रेट स्टे इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह अगली बार आइएगा तो 16 साल इंतजार मत कीजिएगा, जल्दी आइएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नाजरीन, गिलगित हमारे मुल्क की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ना सिर्फ ये एक खूबसूरत जगह है, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं उनसे जब मेरी मुलाकात हुई है तो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, पढ़ने का शौक रखने वाले लोग हैं। लेकिन अब अफसोस की खबर सामने आ रही है गिलगित के ज़िला दयामर से, जहाँ पर एक बार फिर 2018 जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है, जहाँ तालिबात के तकरीबन
1 दर्जन स्कूल जला दिए गए हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है स्कूल जलने का, स्कूल जलाने का। इससे पहले भी माजी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। ये ताज़ा वाकया नाजरीन पीर को रात गए तहसील दारेल के इलाके अपर सेमीगाल में पेश आया है, जहां 56 तालिबात के ख्वाबों के मस्कन मिडिल स्कूल को शरपसंदों ने जलाकर खाकसर कर दिया। ये स्कूल अभी चंद हफ्ते कबल ही महकमा तालीम के हवाले किया गया था और इस हवाले से अब तहकीकात भी की जा रही है, डिटेल्स भी सामने आएंगी और ऑब्वियसली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हकाइक सामने आएंगे कि क्यों इस तरह से स्कूल्स को मुसलसल जलाया जा रहा है, कौन से अनासिर इसमें मुलव्वस है और जो पहले वाकयात हुए हैं इससे पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंच सकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद दियामिर से हमें ज्वाइन किया है। हुसैन, पहले 2018 में जो वाकयात हुए थे, जो शरपसंद अनासिर थे जो इस वाकयात में पहले मुलव्विस थे, उनकी भी निशानदेही नहीं हुई, ना कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई और अब फिर ये एक और इंसिडेंट हुआ है। जी बिल्कुल, ये 2018 में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे स्कूल एक साथ एक ही रात जलाए गए थे और 2018 में भी नवंबर के महीने में ये वाक़या पेश आया था और 2022 में भी नवंबर के महीने में ये वाक़या पेश आया है। दारेल का इलाका समीगाल पॉइंट के मुकाम पर एक गर्ल्स स्कूल थी, मिडिल स्कूल, रात गए नामालूम अफराद ने जलाया है, जिसके बाद जो है वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने सख्त इसका नोटिस लिया। चीफ सेक्रेटरी ने भी नोटिस लिया। गुज़िश्ता रोज जो है होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने विजिट किया स्कूल का और विजिट करने के बाद जो है 3 दिन के अंदर मुतासरा स्कूल को बहाल करने का हुक्म दिया है। नामालूम अफराद के खिलाफ जो है दारेल में जो थाना है, सिटी थाना, वहाँ जो है FIR दर्ज कर दी गई है। मुल्जिमान की जो है ताहाल निशानदेही नहीं हो सकी है। मैं वजूहात का आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, वजूहात शेयर कीजिएगा क्योंकि ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। बच्चों के तालिबात की तालीम के हवाले से बड़ा सवालिया निशान है। कौन से अनासिर इसमें मुलव्वस हैं? देखें मैडम, ये 2018 में इसकी तहकीकात शुरू हुई थी, लेकिन 2018 के जो मुल्ज़िमान थे वो ताहाल सामने नहीं आए। हुकूमती इदारे इनकी निशानदेही अभी तक नहीं कर सके। अभी जो गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया है उसकी भी तहकीकात जारी है। ताहाल किसी भी मुल्ज़िम की निशानदेही नहीं हो सकी है। हुकूमती इदारे इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से जो है इसकी कबूलियत नहीं, इस वाक़े का वो कबूल नहीं किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक ये इतलात सामने आ रही हैं दियामर से, गिलगित का जिला, जहां पर ये अफसोसनाक इवेंट्स हो रहे हैं। मुसलसल तालिबात की तालीम के हवाले से इनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। दर्जन से जायद वाकयात रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अफसोस की और तशवीशनाक या हैरत की बात है वो ये है कि अभी तक उन अनासिर का या वजूहात का या उन एलिमेंट्स का पता ही नहीं लगाया जा चुका। तो क्या यहाँ पे हुकूमत कर रही है, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। प्रोग्राम में नाजरीन बढ़ेंगे आगे और दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे, जैसे वक्त गुजर रहा है, धड़कनें भी है कि तेज होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही है। मैं तो अपने घर में पूरा एहतमाम कर कर आई हूँ, मैंने बड़ी स्क्रीन भी लगाई है और मैंने आने से पहले अपनी अम्मा को भी बोला था कि कुछ स्नैक्स का एहतमाम किया जाए। तो आज कुछ नहीं होने वाला, पूरे दिन में सिर्फ मैच ही देखा जाएगा और प्रेडिक्शन सामने आ रही हैं, कहा ये जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी टीम है, प्ले कर रही है, सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज का जो मैच है वो बहुत ही धांसूदार होने वाला है। और आज तो बाबर भी चलेंगे, बाबर का बल्ला भी रन जुगलेगा, रिजवान में टुक टुक नहीं करेगा। तो बेस्ट विशेस हैं और अच्छे की उम्मीद हम लगाए हुए हैं। आई एम श्योर जो सिडनी का माहौल है वो भी इस वक्त बहुत शानदार होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। तो सिडनी में इस वक्त माहौल कैसा है, हमारे न्यूज रिपोर्टर जाहिद गफ्फार हमें वहां से ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं। जी जाहिद, बताइएगा मैच के लिए आप भी इतने एक्साइटेड है जितने हम यहाँ पर एक्साइटेड हैं, और क्या माहौल है यहाँ पर, मौसम कैसा है? मौसम तो रंग में भंग नहीं डालेगा? बहुत जबरदस्त है जिस तरह का मौसम कराची में होता है। मैच से पहले बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है और लेकिन साथ ही साथ जो हवा भी चल रही है, थोड़ी ठंड भी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी 4 घंटे बाकी है मैच शुरू होने में और तमाशाई जो है शायकीन क्रिकेट वो अभी से जो है स्टेडियम की तरफ आ चुके हैं यहाँ पर
और ऐसे बहुत से बड़े शायकीन जिनकी तादाद जो है दूसरे शहरों से है, जैसे मेलबर्न से यहाँ पे लोग आए हुए मैच देखने, एडिलेड से यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए हैं, और ब्रिस्बेन से भी यहाँ पे लोग देखने के लिए आए हुए मैच, होबार्ट से भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे शायकीन की तादाद ज्यादा है जो इसको बहुत पहले ही आ गए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है मैच देखना था और उनको यहाँ पर रहना नहीं था, इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो यहाँ के लोकल है वो बड़ी तादाद में, वो जब एक घंटा या 2 घंटे रह जाते हैं उसके बाद फिर वो आना शुरू होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। और एक फेस्टिवल, पिछले मैच जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था तो बिल्कुल उन्होंने जश्न मनाया था और फेस्टिवल ढोल और बीगा पाकिस्तानी एंड क्रिकेट लवर, हमारे दिल तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के लिए धड़कते हैं और दुआ भी मांगते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिडनी में मौजूद हैं, यहाँ पर जो ऑजीज मौजूद हैं वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आज के मैच के लिए? फेवरेट टीम कौन सी है फॉर ऑजीज, और यहाँ पर जो एनवायरमेंट है उस हवाले से मैं जानना चाहूंगी। देखिए प्रिडिक्शन यही हो रही है कि पाकिस्तान ही मैच जीतना है, बस तो ऐसी भी सूरत हाल पाकिस्तान ने ही मैच जीतना है और वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, ये प्रेडिक्शन है। लेकिन जो क्रिकेट माहिरीन है वो उसको अंडररेट नहीं कर रहे न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि वो दूसरी पूल की विनर टीम है। लेकिन अगर हम पास में देखें तो पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड में सीरीज हुई थी तो वहाँ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी और वहाँ सीरीज जीतकर पाकिस्तान यहाँ पर आया था। तो अगर उस हवाले से देखें तो पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है न्यूजीलैंड के ऊपर, और ये 92 की तारीख जो है वो अपने आप को दोहरा रही है, जब पाकिस्तान की टीम अगर मगर की सिचुएशन थी फिर वो सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड से, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा टफ मरी था, 5 मैचेस जीतकर पूल विनर था, पाकिस्तान ने उसको आउट क्लास किया खेल के हाथ शोके में, फिर पाकिस्तान ने फाइनल खेला और ना फाइनल में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और चैंपियन बनकर पाकिस्तान वतन वापस लौटी। तो यही जितने भी शायकीन है यहाँ की बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सिटी के अंदर, और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसके बारे में करना बहुत मुश्किल है, कभी 5 मिनट चले जाते हैं फिर दूसरे आ जाते हैं। तो ये सुनना बहुत तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है तो शाहीन का जादू भी चलेगा आज। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान और एंड अ ग्रेट बैट्समैन, उनकी भी कल रात को गालिबन ट्वीट आई, उनकी स्टेटमेंट सामने आई और वो कह रहे थे कि शाहीन का तो जादू है। उन्होंने भी शाहीन के हक में ट्वीट की कि कल इनके लिए बहुत सपोर्टिव होगी पिच। और क्या कहेंगे आप आज शाहीन? आई एम श्योर कि जो क्रिकेट लवर्स हैं, फैंस हैं, वो आज शाहीन को भी इन फॉर्म देखेंगे, जो उनकी फिटनेस के हवाले से पहले बात हो रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पिछले मैच 4 विकेट लिए और उससे पहले उन्होंने 2 आउट किए। ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं काफी पाकिस्तान को जो है कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी, उनको ज्यादा परफेक्ट आते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है बॉलिंग कंडीशन अच्छी है, लेकिन जो आज जो वेदर निकला हुआ बिल्कुल पाकिस्तानियों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस माहौल में अपने मुल्क में भी क्रिकेट खेलते हैं। हवा तो चल रही है, लेकिन जब हवा चलती है तो पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं उनकी रिवर्स स्विंग भी होगी, उनकी भी होगी। अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, एक अच्छा टोटल देना चाहिए। जब डेड नाइट में यहाँ यहाँ हवा बहुत ज्यादा चलती है तो उसके अंदर बॉल शाइन का जादू चलेगा, हारिस रऊफ का जादू चलेगा और जो है उनको भी आप सकते हैं। वो इतनी तेज गेंदें कर जाती है, बैट्समैन हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो ये है कि चले ठीक है आप यहीं पर मौजूद रहिए। जाहिद, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, मजीद भी जरा माहौल जानते हैं। हमें इस वक्त नाज़रीन ज्वाइन किया है इंडिया से स्पोर्ट्स एनालिस्ट वैभव भोला हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव, आपने हमें ज्वाइन किया इन न्यू पाकिस्तान। तो आज के मैच के लिए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? हमारे लिए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हम फाइनल में भी देख रहे हैं। आई एम श्योर आप भी इंडिया और पाकिस्तान को फाइनल में देखना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मतलब मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे बात करने के लिए। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहता हूँ। ये बात मैंने जब साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स वाला मैच था उससे पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि साउथ अफ्रीका हार जाएगी नेदरलैंड से, पाकिस्तान बांग्लादेश को हराएगा और इंडिया जिम्बाब्वे को हराएगा। और देखिए उस दिन ये सब हुआ। और आज मैं जरूर चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो इतना इंपॉर्टेंट मुकाबला है
पाकिस्तान हर हाल में उस मुकाबले को जीते और फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आपको मैच देखने को मिले। क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की बात जरूर कहते हैं कि हम वो बड़ी टीम है, आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छा करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कई बार कुछ टीमें जो लगातार उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो आपको तोड़ना पड़ता है। तो आज मुझे लगता है पाकिस्तान के पास एक ऐसा मौका है कि न्यूजीलैंड को वो हरा सकता है। देखिए ऐसा नहीं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती, बिल्कुल हरा सकती है। आपके अगर हम टीम की बात करें तो एक बहुत अच्छी टीम है, एक बहुत ही सेंसिबल आपके पास कप्तान है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। मैं उन दोनों से मिला भी था एशिया कप के दौरान, तो मुझे बड़े अच्छे खिलाड़ी लगे दोनों। और ये सच है कि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म कभी भी कोई भी हो सकता है, तो वो एक मसला नहीं है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमने इस वर्ल्ड कप 2022 में हमने बड़े बड़े अपसेट्स भी देखे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अपसेट्स हुए हैं। ये तो आज के मैच के हवाले से आपने प्रिडिक्ट किया, कल भारत का टाकरा होने वाला है इंग्लैंड से, उस हवाले से आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप जैसे देखना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया को इन फाइनल, उसी तरह हम भी पाकिस्तान इंडिया को ही फाइनल में देखना चाहते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस के हवाले से बात की जाए तो कल के मैच के हवाले से आपका क्या तबसरा होगा? देखिए अगर सबसे पहले बात करें तो इंडियन टीम इस समय बहुत एक मजबूत टीम है, और जिस तरह का क्रिकेट इंडियन टीम ने खेला है, आपके जो ओपनर है केएल राहुल वो फॉर्म में आ चुके हैं, विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में रन बना रहे हैं, सूर्य कुमार यादव के रन आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या यूटिलिटी ओपनर है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके गेंदबाज, इंडियन टीम की जो बात हो रही थी कि गेंदबाजी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन आपकी गेंदबाजी आपका एक तुरुप तरीका धीरे धीरे साबित हो रही है। आपकी अर्शदीप सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद शमी के अच्छे ओवर्स आ रहे हैं, भुवनेश्वर टाकरा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सब तमाम जो क्रिकेट लवर्स हैं वो देखना चाहेंगे। आई एम श्योर जो इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं, विराट कोहली पिच पर हो जिन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है इन वर्ल्ड कप। सो वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान वंस अगेन। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, जाहिद हमारे साथ सिडनी में मौजूद है। वहाँ पर जो पिच कंडीशंस हैं, जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो जज्बात ऑब्वियसली होंगे वो शेयर करें। और साथ ही साथ वैभव हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इंडिया। वैभव आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ क्लियर है? अच्छा जी, वैभव के पास भी हम बढ़ेंगे और मैच के हवाले से जरा एनालिसिस भी लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हम जाहिद की जानिब बढ़ते हैं। जी जाहिद, जरा मैच और पिच कंडीशन के हवाले से शेयर कीजिएगा। देखिए मैच तो बहुत ही बड़ा है और तमाशाइयों की तादाद में भी जो है इजाफा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा हो चुका है। बड़ी पिच की अगर बात करें, जब अभी हमने विजिट किया था अंदर जाके पिच का, तो जो 3rd नंबर की विकेट है पिच उसके ऊपर तैयारी जारी थी। तो जो क्रिकेट माहिरीन है, जब कहा कि क्रिकेट क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते तो बाहर से देख कर उसको उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो माहिरीन है उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो माहिरीन का ये कहना है कि आज मुकम्मल बैटिंग विकेट होगी और जो कप्तान टॉस जीतेगा उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर बैटिंग करेंगे तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि रात में जब रात होगी तो हवा यहाँ जब अंदर बहुत हो जाएगा। ड्यू नहीं पड़ा हवा जाता है, क्योंकि यहाँ पे समर है। अगर यहाँ सर्दी का सीजन होता तो विंटर होता तो उसको ड्यू भी गिरता है, ड्यू यहाँ पे नहीं गिरा तो सेकंड बैटिंग होगी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉल होगा बहुत ज्यादा। सेकंड बैटिंग में जो अंडर लाइट होगा तो देखेंगे कि दोनों के जब टॉस होकर बैटिंग बनाने में कामयाब, उसके लिए टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग करने वाली तो उसके बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस आउट ले या रिस्ट्रिक्ट कर ले। तो अगर देखा जाए तो दोनों के लिए उसके अंदर चांस होगा, लेकिन ज्यादा चांस उसके लिए होगा जो टॉस जीतने पहले बैटिंग करेगा। अच्छा, अब प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि जोन से भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, सो देयर आर क्वाइट चांसेस कि जो टारगेट है वो 170, इफ दे परफॉर्म वेल तो 170 to 180 करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी, जबकि सेकंड टीम को चेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, 180 चेस करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, और लेकिन बॉलर्स को क्योंकि T20 क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक दो प्लेयर्स अगर आपके चल रहे उसके बैट बल्ला चल गया तो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, मेलबर्न के मुकाबले में ये ग्राउंड बहुत छोटा है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर है, जब साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था पाकिस्तान का तो शादाब ने भी 50 मारी थी और बहुत आसानी से वो फ्लिक कर रहे थे बॉल को,
और गेंद जो है बाउंड्री से बाहर जा रही थी। यहाँ पर इफ्तिखार ने भी शुरू के अंदर हार्ड हिटिंग करी और हार्ड हिटिंग की तो उसको भी जो है सिक्सेस मिले, फोर्स मिले, बाउंड्रीज मिली, तो 2 50 हुई थी। उसके बाद जो है शुरू के अंदर प्रॉब्लम जरूर हुई थी पाकिस्तानी टीम को, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करी जिसमें शादाब उन्होंने बहुत 18-20 गेंदों के ऊपर उन्होंने की थी। इसी तरह उन्होंने भी बहुत तेज बैटिंग की थी इफ्तिखार ने। तो अगर आप आई साइड सेट हो गई, आपका बैट चल गया तो यहाँ पे रन के अंबार भी लग सकते हैं अगर क्योंकि अंडरलाइन मैच होगा। लेकिन अब आप अपना जुमला मुकम्मल जरूर कीजिए। लेट मी करेक्ट यू, रन्स के अंबार लग सकते हैं, लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम की जानिब से जाहिद ये बोलिए। देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट की सलाह कहते हैं कि टीम में कोई तब्दीली और वन डाउन पर वही मोहम्मद हारिस के बारे में जिन्होंने अक्सर जफर को रिप्लेस किया है, एक बड़े क्रिकेटर को रिप्लेस किया है, तो वो आज प्लेइंग 11 में और उनका जो बैटर होगा वन डाउन रहेंगे और पहले बाबर आजम और रिजवान जो है ओपनिंग करेंगे। वो अपनी ये ऑर्डर चेंज करने की बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अपने बैटिंग को चेंज करें। वो इस बात के लिए बिल्कुल ऑफर को नहीं करनी है दोनों ने। तो ये होंगे, फिर हारिस आएंगे, फिर जान मसूद है, उसके बाद इफ्तिखार है, शादाब है, नवाज है। बड़ी बैटिंग लाइन है पाकिस्तान की। हमने देखा कि इफ्तिखार ने बॉलिंग भी की, तो एक बॉलर का भी इजाफा हो गया नवाज के साथ, शादाब, नवाज और इफ्तिखार, ये 3 स्पिनर होंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर भी हैं। तो एक अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान को ये मैच जरूर जीतना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम तैयारियों में अहम भी है और पाकिस्तान की टीम जो है पाकिस्तानी शायकीन की भी उनके साथ दुआएं हैं कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी और तारीख खत्म करेगी। तीसरी मतलब पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलेगी आज का मैच जीतेगी। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, क्राउड के बारे में बताइएगा। टिकट्स आर फुली सोल्ड, यही सुनने में पता चल रहा है। ऑब्वियसली क्राउड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं। जाहिद, मैं जानना चाह रही हूँ कि हमें यही जो इतलात आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, कि टिकट्स आर फुली सोल्ड, तो क्राउड भी आज दीदनी होगा, आई एम श्योर। ऑब्वियसली क्योंकि टिकट है अच्छा टिकट के ये है कि पहले $20 था, वो $200 का टिकट मिल रहा है और $200 का था वो 400-500-600 और एक महीने के टिकट जो है वो उन्होंने पहले ले लिए थे टिकट पाए, लेकिन तो आपको फायदा उठाने के लिए उसको ब्लैक करना है। लेकिन ऐसे सरकारी नहीं है, लेकिन जो है वो ये कहते हैं 400 का जो टिकट है वो $1000 में मिल रहा है। तो लेकिन जितने का भी मिले, शायकीन क्रिकेट तक जोश कम नहीं होता। पहले मैच में ये था कि लोगों ने पहले से बुकिंग कराई हुई थी, वो मैच से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से मैच खेलना है, तो लोगों ने 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले बुकिंग कराई हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या खुशकिस्मती खेले हैं या कुछ भी खेले, पाकिस्तान की अब जो है पाकिस्तान की सेमीफाइनल पहुंच गई है। अब उनको मौका नहीं मिल रहा है कि क्रिकेट को केवल टिकट दें उसी रेट के ऊपर जो रेट पे उन्होंने साउथ अफ्रीका टिकट लेकर अफ्रीका मैच देखा था। अच्छा जाहिद, कल के एनवायरनमेंट के हवाले से, कल के हवाले से भी पूछूंगी। कल भी बहुत अहम मैच है भारत का और इंग्लैंड का, लेकिन अभी के मैच की बात जरा पहले मैं आपसे करूंगी। अभी जो बात हो रही है क्रिकेट फैंस की जानिब से या क्रिकेट पंडितों की जानिब से या ऑन सोशल मीडिया, इसको आप कैसे भी ले ले, 1992 के वर्ल्ड कप की याद आ रही है इस वर्ल्ड कप को देखते हुए, और कहा जा रहा है कि रिपीटेशन हो रही है 1992 के वर्ल्ड कप की और बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी बताई जा रही है। क्या कहेंगे? सही आपने 92 की जो तारीख है वो रिपीट हो रही है और वो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। और इसी तरह की सिचुएशन थी जैसे मैंने पहले भी किया कि पाकिस्तान जो है उन्होंने पहले पाकिस्तान में कोई चांस नहीं लग रहा था, बारिश हुई, बारिश में पाकिस्तान को पॉइंट मिला एक टीम के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और फिर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, फिर ऑस्ट्रेलिया ने किसी टीम को शिकस्त दी। तो पाकिस्तान की पोजीशन सेमीफाइनल खेलने की न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड भी चाह रहा था कि 92 में वो पाकिस्तान से सेमीफाइनल खेले, पाकिस्तान की टीम को शिकस्त देके फाइनल खेले और फिर चैंपियन बने, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह न्यूजीलैंड ने जो है टूर की विनर है और अब जो है वो सेकंड जो ग्रुप की पाकिस्तान तक सेकंड था, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है पहले भी न्यूजीलैंड में शिकस्त दे चुकी है
ट्राई नेशनल सीरीज होती है, पाकिस्तान को सीरीज जीतकर सीधा यहाँ पर आया है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम। और यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो कंडीशन से काफी वो पहला मैच खेल चुके हैं। और यहाँ पर हारिस रऊफ की मैं बात करूँ तो हारिस रऊफ यहाँ पर तमाम जितने भी ग्राउंड से कंडीशन से अब आगे क्योंकि वहाँ पर बिग मैच खेलते हैं और भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को बिग मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलते रहे। लेकिन तारीख की बात करें अगर अब इंग्लैंड की टीम आई या इंडिया की टीम आई, पाकिस्तान अगर आज जीत गया तो फिर पाकिस्तान फाइनल में रुकने वाला नहीं है। ग्रेट ग्रेट। जाहिद मजीद भी आपसे बात करनी है मैच के हवाले से। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जाहिद को भी और नाजरीन आपको भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपको भी इंतजार होगा बिल्कुल मेरी तरह आज के मैच का, सेमीफाइनल का, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो जनाब इसी हवाले से बात कर लेते हैं, एनालिसिस थोड़े से आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फैक्ट्स आपको बताते हैं। अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सिडनी से हमारे साथ जाहिद हमारे न्यूज रिपोर्टर मौजूद हैं जो कि लम्हा बलहमा हमें कवरेज दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं सिडनी ग्राउंड के हवाले से। पहले अहमद मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। ऑब्वियसली आज का मैच पाकिस्तान टीम इज फेवरेट, कितना एक्साइटिंग मैच होने वाला है आज का, कैसे देख रहे हैं? अहमद वालेकुम अस्सलाम, आपको सब सुन रहे हैं। मैच के हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ आज का मैच कितना एक्साइटिंग आप देख रहे हैं? पाकिस्तान टीम इज फेवरेट। ये आपके पीछे जो कंट्रोल रूम है वहाँ का शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। बात करने में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होने वाली, आप शोर कर रहे हैं मैं जरा सिडनी जाती हूँ तब तक इस शोर को जरा कम होता है, तो एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। जी बताइएगा जाहिद, मैच अब से कितनी देर के बाद शुरू होगा, क्या माहौल यहाँ पे बनने वाला है, आप कितने एक्साइटेड हैं? मैच आप लाइव देखेंगे जनाब वहां से? देखिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड बिल्कुल मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी टीम जीते और जो हमारी टीम है हम अगर पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपने फॉर्म से प्यार करते हैं, अपने खिलाड़ी से प्यार करते हैं, उनकी चीज से भी प्यार करेंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उससे पहले भी मैं मैच देखा और पहली दफा यहाँ पर मैं आया था और पहली दफा यहाँ मैच किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज भी यही तवक्का है कि आज पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी। पहले पाकिस्तान में खुशी थी और आज फिर जो खुशी दोबारा हो जाएगी, न सिर्फ पाकिस्तान आज मैच जीतेगी बल्कि सेमीफाइनल भी जीतेगी और फिर फाइनल में जाएगी। लेकिन यहाँ जो एक्साइटमेंट है, यहाँ जो तमाशाइयों की तादाद जा रही है, मैच शुरू होने में अब जो है बहुत कम रह गया। ये देखें, ये शायकीन है, ये इनको काबू करना जो करें। अगर कोई अपने जज्बात शेयर करना चाहता है, देखे ना जी एक चीज बता दो, ये ट्रॉफी हैंड कैरी करनी है कि चेकिंग करनी है, बस ये बता दो। हैंड कैरी करके जाएंगे, अरे हाथ में लेके जाएंगे वो पाकिस्तानी। तो ये शायकीन है, देखें कितने खुश हैं, कितने पुरजोश हैं और चेहरे से पता 1.5 घंटे के बाद टॉस हो जाएगा और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, उसकी बॉलिंग चल रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद बढ़ती जा रही है और शायद अच्छा जाहिद, कोई अगर आपके पास कोई क्रिकेट शायकीन कोई गुजरे अभी तो उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगी उनके जो जज्बात हैं वो क्या इस वक्त आई मीन जो अभी गुजरे हैं आपके पीछे से, दे लुक सो एक्साइटेड और बनना भी बनता है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई हुई है, तो हम सबके जो इमोशंस हैं वो हम सबके इस वक्त एक जैसे हैं। जाहिद आप यहीं पर रहिएगा, क्रिकेट शायकीन से मेरी बात जरूर करवाइएगा बिफोर आई वाइंड अप माई शो। तब तक मैं अहमद कुरैशी से बात कर रही हूँ, हमारे साथ मौजूद है, जरा क्रिकेट एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करें। अच्छा, हम आज के मैच की ही मुसलसल बात किए जा रहे हैं और बड़ा मार्का है, बड़ा इवेंट है। ऑब्वियसली कल का मैच भी बहुत अहम है, जैसा कि हमने पहले बात की कि हर कोई पाकिस्तान और भारत को ही फाइनल में देखना चाहता है, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान आज और भारत कल का मैच जीतेगा। आज के मैच के हवाले से तो पाकिस्तान को फेवरेट टीम करार दे दिया गया है। कल के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं, कौन है फेवरेट टीम? दो कि इंडिया स्ट्रांग दिखाई दे रही है अभी। देखिए अब पाकिस्तान की टीम रिदम पकड़ चुकी है, अब चाहे इंग्लैंड की टीम हो चाहे इंडिया की टीम। अगर ऑन स्कॉर की बात करें तो टीमों के साथ जो मुकाबले में पाकिस्तान की उसकी बात करें तो पहला जो मैच हुआ था पाकिस्तान का वो इंडिया से ही था और पाकिस्तान एक मोमेंट पे ऐसा लगा था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा,
हालांकि पाकिस्तान ने 150 प्लस स्कोर किया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग में डेप्थ थी, क्योंकि उस वक्त बारिश हुई थी, काफी अच्छे से मैच नहीं था। तो पाकिस्तान की जो पहले पाकिस्तान बैटिंग की, और उसके बाद जो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। 3 ओवर के अंदर 48 रन चाहिए। ऐसा लगा था कि पाकिस्तान 12 से आसानी से जीत जाएगा, लेकिन भारत की बैटिंग चल गई। कोहली जो भी बारिश भी नहीं है, आज तो मौसम भी सुहाना है, मौसम भी ठीक है और मैच भी बहुत ही शानदार। आई होप सो। अभी जनाब हम प्रोग्राम की अपने इख्तिताम की जानिब भी बढ़े हैं। जाहिद, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके साथ एक रिपोर्ट में शेयर करने वाली हूँ, और ये रिपोर्ट है जनाब रोबोटिक सियासी जमात के हवाले से। अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्या कमाल है, जरा मैं भी आपके साथ रिपोर्ट देखती हूँ और जानते हैं। रोबोट्स ने जहां हर मैदान में इंसानों की जगह ले ली है, वो सियासत में भी फाल किरदार अदा करेंगे। यूं कह लें, रोबोट इंसानों की क़यादत करेंगे। डेनमार्क में दुनिया की पहली रोबोटिक सियासी जमात की बुनियाद रख दी गई। मसनूई ज़हानत पर मुश्तमिल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सियासी जमात को सिंथेटिक पार्टी का नाम दिया गया है। रवां बरस मई में बास फनकारों, कंप्यूटर माहिरीन और माइंड फ्यूचर नामी डिजिटल फाउंडेशन ने इसकी बुनियाद रखी है। इसके पेश नजर डेनमार्क की वो तमाम छोटी जमातें जो आज तक इक़्तिदार में ना आ सकी, साथ ही उन लोगों की भी नुमाइंदगी करना है जो इंतखाबात में वोट नहीं डालते, क्योंकि हर इंतखाबात में करीबन 20% अफराद पोलिंग स्टेशन ही नहीं आते। AI के तहत कायम पार्टी का मंशूर है कि डेनमार्क का हर बाशिंदा $13,070 माहाना हासिल करे। इंटरनेट और IT शोबे को दीगर सरकारी शोबों की तरह फाल किया जाए। मसनूई ज़हानत पर मबनी सियासी जमात अपने ही मंशूर से फिर भी सकती है, क्योंकि इसके पास बेतहाशा ऑप्शंस है और वह इख्तिलाफी मामलात को भी बहुत जहानत से हल करेगी। हर सियासी जमात का एक लीडर होता है और इसलिए सिंथेटिक पार्टी का सरबराह एक ताकतवर चैट बूट को बनाया गया है जो AI की बदौलत काम करता है। इसे लीडर लॉर्ड्स का नाम दिया गया है। अब तक पार्टी के लिए 11 दस्तखत हुए हैं, जबकि इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 20,000 वोट दरकार है। सवाल ये है कि अब इंसानों की बजाय रोबोट ही मुल्क चलाएंगे? क्या अब दुनिया में इंसानों के वजूद को खतरा है? ये तो आपने देखा सियासी रोबोट्स जो है वो मसनूई ज़हानत के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर रोबोट्स इतना कुछ करेंगे तो फिर हम इंसान क्या करेंगे? तो बहरहाल ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ एक रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज की वायरल वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ बर्फीले पहाड़ और जहाज की लैंडिंग हो तो ये मंजर क्यों ना लगे खूबसूरत। तो जनाब ये वीडियो आप देख रहे हैं PIA के तैयारे की स्कर्दू में बर्फ में लैंडिंग की गई है, जहां पर थोड़ा सा दिल भी दहला रहा होता है, दिल की धड़कनें भी तेज हो रही होती हैं, डर और खौफ भी थोड़ा सा होता है पहाड़ में ऑब्वियसली लैंड करना। वहां पर दूसरी जानिब ये मनाजिर भी बहुत प्यारे लगते हैं और खूबसूरत लगते हैं, और खैर आफियत से ये जहाज कैसे लैंड किया है ये हमने आपके साथ शेयर किया है। सफेद बर्फानी गोलों के बीच में PIA के जहाज की लैंडिंग हुई है। मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पर जरूर जाऊंगी जब मुझे शो से छुट्टी मिलेगी। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। आई नो मैच के हवाले से आपको भी बहुत सारी प्रेप्स करनी है, मुझे भी करनी है, तो कल जनाब अच्छी खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।